हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। यानी कि हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर हम इतनी हिम्मत रखें कि हम उनको पूरा करने का प्रयास कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। Every year, lakhs of people prepare for and sit the civil services preliminary examination। बोल रहे हैं प्रत्येक साल कई लाखों बच्चे, कई लाखों लोग जो है वो तैयारी करते हैं और सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम्स को देते हैं। इन 2024, उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए 2024 में 9.9 लाख हैड अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन जून 16। 9.9 लाख लोगों ने इस एग्जाम को, जो कि 16 जून को हुआ, उसके लिए अप्लाई किया था। ऑफ दीज 5.8 लाख अपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। 9.9 लाख में से 5.8 लाख लोग जो है एग्जामिनेशन देने आए। However, of all those who appeared, only 14,627 candidates qualified for the written main examination। लेकिन जितने भी लोग जिन्होंने एग्जाम दिया, 5.8 लोगों ने एग्जाम 8 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें से केवल 14,627 कैंडिडेट्स जो है वो अगली स्टेज जो कि होती है रिटन एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन की, उसके लिए क्वालिफाई कर पाए। of which just 1009 were recommended by the UPSC for appointment to services। जिनमें से केवल 1009 ही लोगों को यूपीएससी द्वारा अपॉइंटमेंट के लिए रेकमेंड किया गया। The lakhs who don't make the list each year either opt for another attempt in general category candidates have 6 attempts और start their professional life often belatedly। बोल रहे हैं तो वो जो कई लाख बच्चे जो इस लिस्ट में अपना नाम नहीं दर्ज करवा पाए, वो या तो दूसरे प्रयास के लिए बैठते हैं, दूसरा प्रयास देते हैं इसी एग्जाम का। जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट्स होते हैं कैंडिडेट्स के पास में, या फिर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करते हैं किसी भी दूसरी फील्ड में, ऑफन बिलेटेडली यानी कि देरी से स्टार्ट करते हैं। There are several challenges posed by a late entry into the job market। अब अगर बंदा कोई 30 की उम्र में जाके अपनी जॉब स्टार्ट करेगा तो उसके कुछ चुनौतियां होंगी। Some of the candidates have competition from younger counterparts। कुछ कैंडिडेट्स के साथ में अब जो बच्चा 21-22 साल का अभी कॉलेज ग्रेजुएट करके निकला है वो भी उसके कंपटीशन में होगा, राइट। तो कई तो बड़े युवा कॉम्पिटिटर्स के साथ में लड़ रहे होते हैं। एंड द लैक ऑफ वर्क एक्सपीरियंस मेक्स देयर प्रेडिकामेंट इवन मोर डिफिकल्ट। अब एक चीज क्या होता है, अभी आप कॉलेज से फ्रेश पास आउट हुए हो, 1 साल हुआ है आपको, तो आपको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा, आपको जो है फ्रेश लॉट कह सकते हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट कह सकते हैं। लेकिन जब आपके 3-4 साल हो गए, अब आपने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते रहे 3-4 साल, उसके बाद अब आप जॉब मार्केट में जाएंगे तो आप अनएम्प्लॉयड कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो वो जो है कि आपके पास में काम का एक्सपीरियंस नहीं है, ये चीज़ और भी ज़्यादा परेशानी खड़ी करने वाली होती है। द स्पिन ऑफ्स ऑन लाइफ टाइम अर्निंग्स आर नॉट डिफिकल्ट टू गॉश। बोल रहे हैं कि जो लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग हमारी संभावनाएं होती हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स के, उनको मापना, उनको प्रिडिक्ट करना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वो आसान है। ठीक है, कि हम बता सकते हैं कि इसमें क्या आगे आपकी लाइफ में क्या आपका प्रोस्पेक्ट रहेगा। खास तौर पे स्पेशली बिकॉज मैनी एंड अप एम्प्लॉयड इन ऑक्यूपेशंस दैट आर आइदर नॉट इन लाइन विद देयर क्वालिफिकेशंस और पॉसिबली एट जूनियर लेवल। क्योंकि ये क्यों आसान है जान पाना कि आपकी क्या पोटेंशियल संभावना होगी अर्निंग की, क्योंकि अधिकतम लोग जो जहाँ पे ऑक्यूपेशन, जहाँ पे उनको जॉब मिलती है, या तो वो उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार नहीं होती, या फिर संभव तो वो जूनियर लेवल से स्टार्ट करते हैं। An initiative by the UPSC is now providing pathways to the unsuccessful candidates फॉर सिक्योरिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। अब एक यूपीएससी द्वारा प्रयास किया गया है जो एक मार्ग प्रोवाइड करेगा, एक रास्ता प्रोवाइड करेगा उन अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिए कि वो एक गेनफुल, एक फायदेमंद एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सके। अंडर द पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम के अंतर्गत जिसको कहा जा रहा है कॉल्ड प्रतिभा सेतु नाउ, the commission has started publicly disclosing information on the non-recommended willing candidates of the exams it conduct। बोल रहे हैं कि अब
इस स्कीम के अंतर्गत कमीशन जो है वो पब्लिकली डिस्क्लोज करेगा इन्फॉर्मेशन नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की, विलिंग कैंडिडेट्स की, जो इच्छुक हैं एग्जाम के, जो उन्होंने करवाए थे, उन कैंडिडेट्स के जो रिकमेंड नहीं किए गए। द यूपीएससी कंडक्ट सेवरल एग्जाम्स एवरी ईयर, हर साल कुछ एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। सम ऑफ द एग्जामिनेशंस, उनमें से कुछ एग्जामिनेशंस अदर दैन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि यूपीएससी यानी कि जो सिविल सर्विसेज होता है उसके अलावा, इंक्लूडेड अंडर द स्कीम आर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि इसके अंदर जो बाकी एग्जाम्स इसके अंदर आएंगे वो क्या होंगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड द कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन। The non-recommended candidates are those who qualify the written examinations but are not recommended after the interview. अब non-recommended candidates कौन होंगे, जिनने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू में भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए, लेकिन वो शायद उतने मार्क्स नहीं ला पाए जितने बाकी कैंडिडेट्स थे, या फिर जो वो होता है पैनल होता है उसको इतना नहीं लगा कि शायद इनको आगे क्वालिफाई करना चाहिए, रेकमेंड करना चाहिए, उनको बोला जाता है नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। ठीक है। द पोर्टल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन दीज कैंडिडेट्स, अब पोर्टल पे इन कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन बनी रहेगी। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन वाइज सर्च फैसिलिटीज टू ऑर्गेनाइजेशंस, कि इसी न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट की गई थी, उसके अनुसार यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज या डिसिप्लिन वाइज भी सर्च फैसिलिटी का ऑप्शन मिलेगा कोई भी संस्था को, enabling them to pick out candidates who meet their requirement, जिसके अनुसार वो उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। By doing so, ऐसा करते हुए, this facility is helping match candidates available in labor market with prospective employers। तो ऐसा करते हुए क्या हो रहा है फायदा, कि जो कंपनीज हैं उनके पास में अपने संभावित जो कैंडिडेट्स हैं, जो उनकी लेबर मार्केट की प्रोस्पेक्ट को फुलफिल करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, यानी कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो डिजर्विंग जो लोकेशन पे जा सकता है, डिजर्विंग कंपनी एक अच्छा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो है वो चुन सकती है। ठीक है। इनिशियली शुरुआत में दिस स्कीम, ये जो स्कीम है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2018, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। हैड लिटिल सक्सेस इन प्लेसिंग कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो थोड़ी ही सफलता उनको मिल पाई उन कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में प्लेस करने में और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में प्लेस करने में। एज पर अ रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर, ऐसा इस न्यूज़पेपर की ही एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया। एक्सटेंडिंग इट नाउ टू द प्राइवेट सेक्टर हेल्प्स कास्ट अ वाइडर नेट, अब जब हमने इसका दायरा बढ़ा के प्राइवेट सेक्टर तक भी कर दिया है तो इससे क्या मदद मिलेगी, हमारे पास एक वाइडर नेट है, यानी कि हमारे पास जो पहुंच है वो ज्यादा बड़ी है। इंक्रीजिंग द ऑड्स ऑफ द कैंडिडेट्स बीइंग एब्जॉर्ब, जिसमें कि ये संभावनाएं, चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी कैंडिडेट के कि वो सही जगह पे एब्जॉर्ब मतलब उनको सही जगह पे प्लेसमेंट मिल जाएगा। Prospective employers now include PSUs, autonomous government organizations and private entities। अब जो संभावित एम्प्लॉयर्स हैं उनमें PSUs भी शामिल हैं, autonomous government organizations भी शामिल हैं और private entities भी शामिल हैं। This is indeed a welcome step, ये वास्तविकता में काफी अच्छा स्वागत करने योग्य कदम है। However, the problems in the labor markets इन इंडिया रिक्वायर डीपर एंड फार रीचिंग पॉलिसी चेंजेस, लेकिन जो हिंदुस्तान की लेबर मार्केट में जो समस्याएं हैं उनको और ज्यादा गहरे और ज्यादा दूरगामी सोच वाले पॉलिसीज चाहिए, पॉलिसीज में बदलाव चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतना सा करने से अपनी पीठ थपथपा के काम नहीं चलेगा। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाइज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव। प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी कैंडिडेट्स पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको पोटेंशियल एम्प्लॉयज के साथ में मिलाना, ठीक है, दोनों को एक दूसरे तक पहुंचाना। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अटेम्प्टिंग द यूपीएससी एग्जाम्स, बल्कि इस अपॉर्चुनिटी के बाद संभावना है कि यूपीएससी एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि उनको ये रहेगा कि भाई मेंस अगर क्वालिफाई कर लिया तो हो सकता है हम भी नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ जाए, और संभावना है कि हम कोई अच्छी भावी कंपनी का हिस्सा बन पाए, ठीक है, अच्छी पोस्ट पर। टू रिक्रूट मोर कैंडिडेट्स डायरेक्टली इनटू सिविल सर्विसेज, इनकरेक्ट है। टू कनेक्ट नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विद पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
Why might a late entry into the job market be especially challenging for UPSC aspirants who do not qualify? तो ये क्यों एक परेशानी हो सकती है? परेशानी इसलिए होती है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स होते हैं, उनके पास में जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्होंने अपना सारा टाइम यूपीएससी के लिए दे दिया। यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो उसमें आपको स्टडी करना पड़ता है, वो और जो जॉब मार्केट में आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उनमें काफी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो वो चीज आपकी वहां पे काम नहीं आएगी। ऊपर से आप बहुत युवा लॉट के साथ में compete कर रहे होंगे, बिकॉज दे आर ओवर क्वालिफाइड एंड डिमांड हाई सैलरीज। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ओवर क्वालिफाइड होते हैं, बिकॉज देयर अकेडमिक क्वालिफिकेशंस एक्सपायर आफ्टर अ सर्टेन एज। आपने एक बार ग्रेजुएशन कर ली, वो आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है ग्रेजुएशन। ऐसा नहीं है कि कोई डिग्री की कोई सीमा है कि हाँ इसके बाद में इसको आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा या रीअपियर करना पड़ेगा या फिर उसको रिनोवेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिकॉज यंगर कैंडिडेट्स एंड लैक ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रिड्यूस देयर एम्प्लॉयबिलिटी। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What does the passage suggest about the early impact of the Pratibha Setu scheme? पैसेज में शुरुआती इम्पैक्ट के बारे में क्या कहा गया स्कीम के? तो शुरुआत में कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं, 2018 में लागू की गई थी, राइट? तो उसमें कुछ फायदा तो ज्यादा दिखा नहीं, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट्स का प्लेसमेंट नहीं हो पाया। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल करके हो सकता है हमारी आउटरीच ज्यादा पहुंच सके, हमारे रीच जो है वो एक्सपैंड हो। It succeeded in placing many candidates in private jobs from the beginning. Incorrect है, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स पहले इसमें शामिल नहीं की गई थी। इसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज शामिल की गई थी और पीएसयू शामिल किए गए थे। इट हैड लिमिटेड इफेक्टिवनेस इनिशियली इन प्लेसिंग कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन कैसी है? सटारिकल एंड मॉकिंग। व्यंगात्मक तो नहीं है ना, मजाक तो नहीं उड़ा रही। न्यूट्रल एंड डिसइंटरेस्टेड। तो यहाँ पे राइटर जो है रुचिकर भी लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्कीम की तारीफ करी है, प्रशंसा करी है, इसको एनालाइज किया है। एनालिटिकल एंड कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल करेक्ट है। अग्रेसिव एंड क्रिटिकल, क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The decline in success rates of UPSC candidates. Incorrect है. The pressure on youth to pursue civil services. Incorrect है. The struggle of non-selected candidates and a policy response to them. Correct है. The benefits of attempting UPSC multiple times. Incorrect है. So option C is correct. यहाँ पे जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होते, उनकी परेशानियों, उनकी चुनौतियों के बारे में बात की गई और कैसे एक पॉलिसी लाई गई है जो कि उस चुनौती को थोड़ा बहुत शायद काउंटर कर पाए। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स आप वेबसाइट या ऐप दोनों पर ही एक्सेस कर पाएंगे। कोर्स के अंदर आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड होते हैं, तो आपको कंपटीशन के लिए और ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।